नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्जाम 2026 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा हस्तांतरित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10%। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10%। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। ऑप्शन दिया है लेड आयोडाइड का नारंगी अवक्षेप, ये तो गलत होगा। इस क्वेश्चन को हम पहले भी दोस्तों आप लोगों को पहले के वीडियो में बता चुके हैं और एक बार फिर से आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताएंगे। लेड आयोडाइड एक पीला अवक्षेप बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेड आयोडाइड एक पीला अवक्षेप बनाता है। जो कि ये प्रश्न बार बार पेपर में रिपीट होता है दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इस प्रश्न को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन जियोट्रिज्म मूवमेंट के लिए डैश उत्तरदायी है। पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन यानी जियोट्रोपिज्म मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है जल है, रसायन है, प्रकाश है, गुरुत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व। गुरुत्व के कारण होता है जियोट्रोपिज्म मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई। रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई। ऑप्शन दिया है कैथोड किरण प्रयोग से, अल्फा कण प्रकीर्णन, बीटा कण प्रकीर्णन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फा कण प्रकीर्णन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या दर्शाने वाले सही उदाहरण हैं। अमोनियम और सल्फेट, फास्फेट और नाइट्रेट, सोडियम और सल्फेट, सल्फेट और सल्फाइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, सल्फेट और सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन ए दिया है, जनन प्रजातियों की संख्या के स्थायित्व से संबंधित है। कथन बी दिया है, इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है। तो ये तो गलत बात है, तो बी गलत किसमें दिया है, कथन ए में। कथन ऑप्शन ए में दिया है, कथन बी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर होगा ए। कथन ए सही इसमें है, कथन ए सही है और कथन बी गलत है। जनन प्रजातियों की संख्या के स्थायित्व से संबंधित है और कथन बी जो दिया है, इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया है, बेकिंग सोडा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रित करके, बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके, चूने के पानी के साथ बेकिंग सोडा को मिश्रित करके, सूर्य के प्रकाश में बेकिंग सोडा का वाष्पीकरण करके। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पेपर में बार बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ है और तरंग दैर्घ्य 15 सेंटीमीटर है। 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? इसका ऑप्शन दिया है आपको लोगों का सेकेंड में। तो सबको हम लोग ये 4 किलोहर्ट्ज़ दिया है। देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा 4 किलोहर्ट्ज़ को हम लोग हर्ट्ज़ में चेंज करेंगे तो 4000 हर्ट्ज़ हो जाएगा। लैम्डा बराबर आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको भाग देंगे 100 से तो हो जाएगा 0.15 मीटर। डिस्टेंस दिया आपको 1.8 किलोमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1800 मीटर। तो एक फार्मूला लगाएंगे हम लोग, v बराबर एफ इंटू लेमडा। तो एफ का मान आपको दिया है 4000, तो यहाँ पर 4000 रखिएगा, 1 2 3 0 हो जाएगा, गुण हो जाएगा। लेमडा का मान दिया है 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। अब इन दिनों को गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 600 मीटर पर सेकेंड। अब समय निकालने के लिए हो जाएगा t बराबर d/v, यानी टाइम बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी दिया है आपको 1800 मीटर, तो 1800 मीटर हो गया, भागा हो जाएगा, वो चाल दिया है 600 मीटर पर सेकेंड, तो भाग दीजिएगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा ये, 6 से 18 कटेगा 3 बार में तो हो जाएगा 3 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ऑप्शन ए दिया है, परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति अंतर्निहित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति अंतर्निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसकी स्थिति या विन्यास के कारण, तो ये तो गलत हो जाएगा, गति के दौरान इसकी चाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गति के दौरान इसकी चाल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है सहसंयोजक आबंधन, हाइड्रोजन आबंधन, आयनीय आबंधन, उप सहसंयोजी आबंधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहसंयोजक आबंधन। कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? तो सहसंयोजक आबंधन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? वेग की दिशा क्या होती है? तो वेग की दिशा हो जाएगा वृत्त से दूर, ये तो होगा नहीं, वृत्त के केंद्र की ओर, ये भी नहीं होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश। वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में डिंब वाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? महिलाओं में डिंब वाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? निषेचन, प्रसव, आर्तव चक्र, अंडा उत्पादन। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। महिलाओं में डिंब वाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर निषेचन रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है, वृषण कोश, डिंब वाहिनी नली, प्लेसेंटा, डिंब ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान के लिए प्लेसेंटा की सहायता से किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीव द्रव्य झिल्ली के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो कौन सा पूछ रहा है? पादप कोशिका में तारक केंद्र, ये नहीं होगा। सबसे बाहरी पूछ रहा है कोशिका भित्ति, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है सबसे बाहरी आवरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इसे किस प्रकार का कोशिका विभाजन कहते हैं? मुकुलन दिया है तो मुकुलन तो होगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों, मुकुलन कभी नहीं हो सकता है इस केस में। अर्धसूत्री विभाजन ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। कोशिका द्रव्य विभाजन ये तो नहीं होगा। तो बचा एक ऑप्शन समसूत्री विभाजन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समसूत्री विभाजन, मिटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्षेपण यानी डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर चलने वाला एक विद्युत इस्त्री अपने अधिकतम तापमान पर 840 वाट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। इस्त्री में प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध कितना है? तो आपका पूछ रहा है आर का मान पूछ रहा है। इसके लिए दोस्तों हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए कौन सा फार्मूला है इसके लिए। तो दोस्तों P बराबर V²/R, एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R। तो P का मान हमको दिया है 840 वाट, तो 840 वाट यहाँ पे लिखेंगे। और फिर V का मान दिया है 220, तो 220 V² क्या है? तो 220 गुणे 220 करेंगे बट्टे R। तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा आपका 840 यहीं पर आ जाएगा और उसके बट्टे में हो जाएगा 220 गुणे 220। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 57.6 ओम। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में नहीं दिया, ऑप्शन बी नहीं दिया, ऑप्शन सी में दिया है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 57.6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों, वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन, वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन सी, वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका मुख्य रूप से डैश के लिए होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका मुख्य रूप से होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है अनुवांशिकी, जानकारी भंडारण, शर्करा विघटन, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण और विसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही होगा, लिपिड संश्लेषण और विसरण। ये भी क्वेश्चन हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं और फिर ये क्वेश्चन जो है कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए बार बार क्वेश्चन ये आ रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। 5 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है। तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, यानी v का मान पूछ रहा है आपको, v का मान। ठीक है दोस्तों, तो इसको लगाने के लिए दोस्तों हम लोग 2 सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका पहला सूत्र आएगा ये F बराबर m में से आप लोग F का मान दिया है इसमें 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन रखेंगे और m का मान दिया है 2 kg, तो 2 kg, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। a का मान यहाँ से निकल जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, आपका 2, यानी त्वरण का मान आ गया। फिर इसके बाद से आपका हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, v का मान निकालना है यहाँ पे।
तो v का मान निकालने के लिए v बराबर u प्लस 80 से हम लोग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो v बराबर हो जाएगा, u का मान हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड दिया है तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, प्लस a का मान निकाले हैं 2 तो यहाँ पे 2 रख देंगे, फिर इंटू t का मान दिया है, समय दिया है 5 सेकंड तो 5 सेकंड हो जाएगा। तो v बराबर ऐसे हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। जिस ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकंड रहेगा वो आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या नाइट्रोजन गैस, या ऑक्सीजन गैस? इसके लिए हम लोग देखिए एक थे फार्मूला लिखे हैं यहाँ पे 2HCl, ये हो जाएगा आपका अम्ल हो जाएगा, ये धातु कार्बोनेट हो गया। अब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर लिख लेगा 2NaCl हो जाएगा, जल बनेगा, फिर उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, कोई भी अम्ल जब धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो वह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, ये सवाल भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और हमने पिछली कक्षाओं में भी इसको बताया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ऑप्शन ए दिया हुए चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर होगा इसका ए, चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाती है। ऑप्शन बी इसमें दिया है चुंबक केवल केंद्र से निकलती है, तो ये तो गलत बात है। वे सदैव प्रच्छेद को, ये भी गलत बात है। वे आवेशित कणों का पथ दर्शाती है, ये भी गलत बात है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से अवशेषांश मतलब गैंग, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती है और इसे अयस्कों का डैश कहा जाता है। अयस्कों का डैश कहा जाता है रंजन, भारण, पॉलिशिंग, समृद्धिकरण यानी एनरिचमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समृद्धिकरण यानी एनरिचमेंट। दोस्तों, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका भार लगभग कितना होगा? तो दोस्तों, इसके लिए चंद्रमा पर भार बराबर होता है पृथ्वी के भार का 1/6, पृथ्वी के भार का 1/6। तो पृथ्वी का भार दिया है 60 न्यूटन दिया है पृथ्वी पर भार, और 1/6 इसका कर देंगे तो आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन, ऑप्शन सी, 10 न्यूटन हो जाएगा इसका सही आंसर, 10 न्यूटन। दोस्तों, ये था आपका आखिरी सवाल। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, आपका स्कोर क्या बन रहा है, कमेंट कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।